नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम। सबसे बड़ी बात, कुर्सी जाने का डर तो सबको डर लगता है। और अगर वो कुर्सी बुढ़ापे में जाने वाली होती है तो डर और ज्यादा लगता है। अगर वो कुर्सी जाने के बाद आपको ये लगता है कि जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि तमाम तरह की जांच होगी, कमीशन बनेंगे, आयोग बनेंगे, तब बहुत सारी जांचें होंगी और हो सकता है आपकी गिरफ्तारी हो जाए, हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए, तो डर ये बहुत ज्यादा लग जाता है। जब आप लगातार जीतते रहते हैं और तब अचानक लगता है कि सामने वाले पहलवान ने आपका वाला दांव चल दिया है या आपके वाले दांव को उसने सीख लिया है, तब ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है। और उस डर के बाद क्या कुछ होता है, वो एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। मोटे तौर पर इस वक्त की मैं चार पांच बड़ी बड़ी घटनाएं बता दूं। तृणमूल कांग्रेस में लगभग टूट तय हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा सांसद भूपेंद्र यादव के घर पर पहुंच चुके हैं। टीएमसी को तोड़ने की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो गई है। लेकिन टीएमसी को तोड़ने की तैयारी के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का दावा 23 से ज्यादा राजनीतिक दल है। पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिव जी, जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, उसके बाद लंबे समय बाद झाड़ पोंछ के नरेंद्र मोदी साहब ने एनडीए निकाला था। और एनडीए की बैठक, चूंकि मैंने उसको कवर किया था, 40 से ज्यादा राजनीतिक दल उस एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे। उस समय बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट नहीं रह पाया, क्योंकि 2 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो जून 2024 में हुई थी। लेकिन 2 साल बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तब अचानक भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो व्यवहार किया गया, बेटे को अगर मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा तो बेटे का दुख बड़ा दुख होता है घर में। ये हमें और आपको तमाम लोगों को समझना चाहिए। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं नाराज हो गया हूं क्योंकि अब मुझे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए। हालत ये हो गई है शिव जी कि 5-1-8-0 का जो फॉर्मूला है, इसने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। और अब नरेंद्र मोदी इससे बचने के लिए, जब भी संकट की स्थिति आती है, माफ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं संकट की स्थिति आती है तो नरेंद्र मोदी पीछे हट जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसको बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। क्या वो शिवराज सिंह चौहान होंगे, क्या वो राजनाथ सिंह होंगे, या हमेशा यशमैन की भूमिका में बने रहने वाले जेपी नड्डा होंगे, जिनसे कोई खतरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी को नहीं है। सवाल यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या नीतीश कुमार को भी मना लेंगे साथ छोड़ने के लिए भाजपा का। और सवाल यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बावजूद इतना बड़ा कच्चा कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ ही नहीं आ रहा वो करे क्या। इससे जुड़े एक एक करके तथ्यों को मैं दर्शकों के सामने रखूंगा, लेकिन एक चीज बता देता हूं शिव जी, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने 5-1 और 8-0 का फॉर्मूला क्यों बताया। तमिलनाडु, दक्षिण भारत के 2 राज्य, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक है। केंद्र में वो विपक्ष में है। राहुल गांधी के पास विजय को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि टीवीके के पास बहुमत है। लेकिन 5 विधायकों वाली कांग्रेस को टीवीके ने एक राज्यसभा का सांसद दे दिया। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी एनडीए में शामिल है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री भी है, सिविल एविएशन जैसा मंत्रालय भी है। और चंद्रबाबू नायडू को देने के लिए केंद्र की झोली में बहुत कुछ है, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। लेकिन इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद एक राज्यसभा सीट नहीं दी है। बेचैनी मोदी और शाह की समझिए कि जो मोदी शाह झारखंड में नंबर ना होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बढ़ाना चाहते हैं, जो मोदी साहब मध्य प्रदेश में नंबर ना होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतार देते हैं, वो मोदी और अमित शाह, या उन मोदी और अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं ना 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 ना, राज्यसभा मत मांगना, बिल्कुल मत मांगना। सोच लीजिए कि मोदी शाह क्यों बहुत परेशान है। तो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, इन तमाम चीजों के घालमेल के बीच अब मोदी और शाह की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब उनके समझ में आ रहा है कि नहीं, अब तो कहीं ना कहीं किसी को लगाना पड़ेगा। और वो बड़ी जिम्मेदारी देंगे किसको, राजनाथ को, शिवराज को, जेपी नड्डा को। ये बड़ी स्टोरी हम लेकर अपने दर्शकों के सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। कई लोगों का मानना है कि आज इंडिया की बैठक है और आज ऐसी ऐसी खबरें प्लांट की जाएंगी जिससे इंडिया की बैठक की खबर पीछे चली जाए।
आज ही टीएमसी के सांसद इस्तीफा देंगे, आज ही टीएमसी के सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, आज ही ये फिर करार दे दिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन का मामला खत्म। मैं संतोष जी एक बड़ी बात कह रहा हूं कि जब टीएमसी समाप्ति की ओर जा रही थी और तभी ममता बनर्जी एकाएक कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देती तो पूरी टीएमसी बच जाती और टीएमसी का कुछ नहीं बिगड़ता। और टीएमसी जैसे ही कांग्रेस में जाती वैसे ही कांग्रेस का वजूद बढ़ जाता। कांग्रेस के पास एकाएक 99 की या 100 की जगह 130-129 सांसद हो जाते और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का होता। ये कांग्रेस रोज टूट नहीं होती, फिर बीजेपी तोड़ने में एक बार संकोच करती, भगदड़ नहीं मचती जो मची हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने बिना सोचे समझे अपने अहंकार में सब कुछ कर लिया। जैसे कल केजरीवाल के घर जाकर केजरीवाल की बैठक में ना आना तो क्या ममता से बात हुई, क्या ममता से वादे हुए, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए, डीएमके नहीं आई तो क्या बात हुई है राहुल गांधी से, ये कई सवाल अभी छूट रहे थे। बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है, संतोष जी कोई माने अथवा ना माने। सत्ता में है इसलिए वो जमे, अगर उन्हें सत्ता की कुर्सी हिल जाए तो वो चारों खाने चित्त होंगे। आज एक और तस्वीर आ गई है, कितना सच झूठ है। तेजस्वी नीतीश के घर पहुंचे, नीतीश से मुलाकात हुई है, नीतीश नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश इतने भी बुद्धि से डिस्टर्ब नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हो मेरे साथ खेल क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा फिर बिना एमएलसी बने मंत्री का इस्तीफा देके वापस चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है किसी के घर में आग नहीं लगी, आग सबके में जल रही है। किसी की आग पर मीडिया पानी डाल रही है और किसी की आग पर पेट्रोल फैला रही है। जिसकी आग पर पेट्रोल फैल रही है वहां भरभरा कर धुआं निकल रहा है, भरभरा कर जल रही है, और जिसकी पर पानी डाल रही है मीडिया वो आग थम जा रही है। इतना सा खेल है, हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल पिछले कई दिनों से चल रहा है। इंडिया की बैठक 6 जून को थी तो 6 जून को कॉकरोचों का प्रदर्शन हो गया, अब 8 जून को है तो टीएमसी टूट रही है। तो जनता को अब भी नहीं समझ में आ रही है कि मुद्दे पर बात नहीं होने देंगे। पूरे देश में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस हंगामा मचाए है और आज वो कह रहे हैं, कौन, अभिजीत दीप के, क्या हमें लग रहा है कि देश के शहरों में भी उतरना पड़ेगा। यानी जो उनके पिछले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब भैया दिल्ली से तो मामला तुम्हारा जमा नहीं, अब तुम सब राज्यों में उतरो। कांग्रेस का प्रदर्शन अगर ऐसा ही बना रहा और तुमसे पहले हमने उनकी वजह से इस्तीफा दे दिया तो तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये कई समस्याओं से बीजेपी जूझ रही है। बीजेपी केंद्रीय कमेटी नहीं बना पा रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमेटी नहीं बना पा रही है, बीजेपी राज्यसभा में जगह जगह सीटें घेरने के चक्कर में घूम रही है। लेकिन अगर उसे नायडू सीट नहीं देते तो वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है, ना बोलती है। तो ये जो आपने एक अंक बताया है 5-1, ये सब क्या मामला है, इसे जरूर दर्शकों को समझा दीजिए। संतोष जी माइक म्यूट है, माइक खोलिए। देखिए सर जी, ये आंकड़ा तो मैंने समझा दिया कि कैसे मोदी और शाह को एक तरह से झटका दे दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। 5 विधायकों पे 1 सीट विजय ने राज्यसभा की दी तमिलनाडु से। 8 विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू ने 1 भी सीट दी। लेकिन 48 घंटे बाद बड़ा ऐलान होने वाला है। 48 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान कैसे होगा, जरा मैं दर्शकों को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 1996 13 दिन की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लोकसभा में बड़ा विपक्षी दल होने के नाते आज तमिलनाडु के राज्यपाल ने जैसे नौटंकी की उस समय के राष्ट्रपति ने नहीं की। सबसे बड़े दल जो थे वो वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी, उनको उन्होंने मौका दे दिया सरकार बनाने का। अब उन्होंने उनको मौका दिया बनाने का, उसके बाद वो नहीं बना पाए, 13वें दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो तमाम चीजें वो होती रही। उसके बाद एनडीए का गठन किया गया। अब चूंकि सारी चीजें बीजेपी के पास नहीं होती तो उन्होंने सहयोगी दल के नेता को, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया, बाद में शरद यादव को बनाया गया, एनडीए का संयोजक बनाया गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से एनडीए गठबंधन का कोई एक ढांचा नहीं है, एनडीए का कोई संयोजक टाइप का नहीं है। कुछ समय के लिए वो शरद यादव ये सब रहे, लेकिन अभी एनडीए का कोई संयोजक टाइप नहीं। अब जो है समस्या क्या फंस रही है कि अब गुजराती लॉबी को लग रहा है कि ट्रस्ट जो है वो कम हो गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर ट्रस्ट की कमी एनडीए गठबंधन में हो रही है। और ये जो 23 दल जुटाए हैं ना,
मुझे याद आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 41 या 42 दल जुटाए थे, दिल्ली में बैठक की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 41 दलों के नाम मैंने एक नेता से पूछे कि सर इन 41 में से 2 दर्जन दलों के नाम बता दीजिए। उनको 2 दर्जन दलों के नाम भी याद नहीं थे। ये बड़ी विडंबना आपको मैं बता दूं। तो ऐसे हालात में उस तरह से एनडीए चल रहा था। अब ये सुनने में आ रहा है कि इससे पहले कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे कोई एनडीए के संयोजक पद पर अपनी दावेदारी जताए, उससे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक तरह से सोच रखा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मोटे तौर पर यह मन बना रखा है, और ये प्रस्ताव 10 जून की यानी 48 घंटे बाद जो बैठक होने वाली है, उस 48 घंटे बाद वाली बैठक में जो ये प्रस्ताव रखे जाने वाला है, उस बैठक में ये सुनने में आ रहा है प्राथमिक तौर पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। अब सबसे पहला तो कोशिश की जाएगी कि जेपी नड्डा को एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाए, और उसके बाद जेपी नड्डा को ये जगह दे दी जाए कि वो आगे इन एनडीए के राजनीतिक दलों से बातचीत करते रहे। लेकिन असली खेल ये नहीं है शिव जी। जेपी नड्डा का प्रस्ताव रखने की तैयारी है, शिवराज सिंह चौहान का प्रस्ताव रखने की तैयारी है, लेकिन असली खबर यह है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय संयोजक बनाने की तैयारी है। और उसके बाद जब इनको राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाएगा तो इस तरह की चीजें, फॉर्मूला भी डेवलप किया जा रहा है कि एनडीए का एक कोई सचिवालय टाइप का बना दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दे दी जाए, और ये कहा जाए कि राजनाथ सिंह के लिए फुल टाइम वर्क है, तो फिर कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से उनको हटाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, जो देखने में तो बड़ी लगेगी, जो सुनने में तो बड़ी लगेगी कि पूरे एनडीए गठबंधन के मुखिया या राष्ट्रीय संयोजक राजनाथ सिंह होंगे, लेकिन इसके बहाने उनको मंत्रिमंडल से और भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई संसदीय बोर्ड से एक तरह से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। समस्या ये है, सब अपने अपने मोहरे, अपने अपने वजीर, अपने अपने हाथी, अपने अपने घोड़े सेट कर रहे हैं। सिस्टम में बुरी तरीके से सड़ांध बन चुकी है। और ये सड़ांध कब बनती है? जैसे आज लोग कांग्रेस पर सवाल करते हैं, बरसों पुराना संगठन है, बरसों पुराने नेता हैं, उम्र दराज हो गए हैं, तो जब सिस्टम पुराना लगातार सत्ता में रहता है तो सड़ांध आती है। आपको पता है कि जब लगातार 6-7 साल 8 साल अटल बिहारी वाजपेयी रह लिए तो आडवाणी रूठ गए थे। अब 10 वर्ष मोदी जी को झेल लिया है सबने, अब सबको कुलबुलैयां मची हुई हैं। मोदी के विकल्प के रूप में योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं, मोदी के विकल्प के रूप में अमित शाह घूम रहे हैं, मोदी के विकल्प के रूप में राजनाथ, गडकरी, फेरिस्त है, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता विश्व शर्मा, और अब तो कुछ दिन बाद शुभेंदु अधिकारी भी आ जाएंगे उसी श्रेणी में। तो इस भयांकृत वक्त में मोदी जी को यह लग रहा है, भागवत को यह लग रहा है कि सत्ता से गए तो हमारा क्या होगा, ये एनएसजी कमांडो क्या करेंगे, हमारी किन किन चीजों की जांच होगी। और जांच के लिए किसने कर दिया? जांच का तो काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जब लाल किला के मंच से यह कह दिया कि आरएसएस तो एक एनजीओ है। यानी अब आने वाली सत्ता को भी बता दिया। कम से कम कांग्रेस ने ऐसा अपमान तो नहीं किया था, कांग्रेस ने यह तो अंदर की बातें नहीं खोली थी कि तुम सिर्फ एक एनजीओ हो, इन्होंने तो सार्वजनिक कर दिया है। तो अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो एनजीओ की जांच तो होती है। मालूम कितने एनजीओ बंद करा दिया नरेंद्र मोदी ने, ढेरों एनजीओ। इसीलिए एनजीओ वाले धरना प्रदर्शन करने में अक्षम हो गए। अब एक आया नया आदमी, तो इसके भी जो एनजीओ में प्रवक्ता बने वो सब इंटरनेशनल फंडिंग से फंडर से फंडिंग है। तो क्या ये जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नायडू ने अपमान किया कि 8 विधायक होने के बाद भी एक राज्यसभा सीट नहीं दी, और 5 विधायक होने पर टीवी के राहुल गांधी को एक राज्यसभा सीट दे देती है। इधर मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार फालतू उतारना पड़ रहा है, झारखंड में बिना वोटों के उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है, एक अपने धनाढ्य व्यक्ति को उतार दिया है। उसी धनाढ्य व्यक्ति ने, हमारे एक साथी है मयूर जानी को, उन्हें 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस दे रखा है। बताइए आप, क्या इनको होगा, क्या इनकी वैल्यूएशन है, क्या इनकी बात होती है? तो कुल मिला के जो बातें हैं मेरे पास, तो इन सब की बताए नहीं। मीडिया, मैं फिर कह रहा हूं संतोष जी, 1 घंटा मीडिया ईमानदारी से 1 घंटा खबरें दिखा दे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। 8 दिन चला दे तो वित्त मंत्री का हो जाएगा, 1 महीना चला दे तो प्रधानमंत्री का हो जाएगा, और 2 महीना चला दे तो सरकार गिर जाएगी। सफेद कागज पर लिख लो, ये बताई हुई बातें। बहुत गंभीर बात की है।
पहले दिन खबर चला दे 1 घंटा तो धर्मेंद्र प्रधान का, एक दिन खबर चला दे तो वित्त मंत्री का, 8 दिन चला दे तो और मंत्री का, और 1 महीना चला दे तो प्रधानमंत्री का, और 2 महीना चला दे तो सरकार गिर जाएगी अपने आप। किसी के इन पर इतना वजन हो गया है सवालों का, महंगाई का वजन, रुपया भाग गया उसका वजन, महंगे डीजल पेट्रोल का वजन, आम आदमी के हाथ में रुपया नहीं है उसका वजन, 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड कर दिए उसका वजन, लाड़की बहना योजना के पैसे रोक लिए उसका वजन, लाडली बहना के पैसे काट दिए उसका वजन, जीविका दीदी के पास पहुंच गए वसूली करने उसका वजन, कितने वजन गिनाऊं, जल शक्ति मिशन योजना में टंकी फट गई उसका वजन, हर घर टोटी जल नहीं पहुंचा उसका वजन, पुल भरभरा कर गिरे जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं उसका वजन, हाईवे उखड़ के आ रहे हैं उसका वजन, कितने वजन गिनाऊं, सीबीएसई का पेपर लीक हो गया उसका वजन, नीट का पेपर लीक हो गया उसका वजन, और तो और रीनेट एग्जाम का भी पेपर आ गया है टेलीग्राम ग्रुप में, उस पर अखबार सफाई देते घूम रहे हैं कि नहीं है, सरकार सफाई देती घूम रही है। तो इतने वजन से दबी हुई सरकार चरमराती चरमराती चल पा रही है। उधर से ट्रंप का वजन, इतना ही बोलना, वो भी वेनेजुएला की राष्ट्रपति आ रही है, उसको सम्मान कर देना, उसके साथ बैठ के बात करना, चाय पीना, वो ट्रेड डील ऐसे ही चलेगी। और जो आपने 500 कितने मिलियन का जो वादा हुआ है, वो कब खरीद के लिए सरकारी ऑर्डर भेज रहे हो? तो इतने वजन से दबी सरकार, क्या लगता है कि 2 महीना मीडिया के सवाल झेल पाएगी? नहीं शिव जी, उसको शिव जी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें आगे कर देता हूँ। पहले तो जय श्री राम, जय सिया राम। सत्यपाल सिंह जी अब स्वर्गीय हो चुके हैं। सत्यपाल सिंह जी, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा बहुत याद आती है कि मोदी साहब के लिए भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ऐसे में अखिलेश यादव जब कहते हैं कि राम मंदिर में जो आया, हालांकि चंपत राय का उस पर पूरा बयान भी आ गया है, लेकिन पता नहीं क्यों अब इस देश का बहुसंख्यक समाज इनके बयानों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है। दूसरी बात, अमेरिका में एक डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। एक एंकर ने सिर्फ सबूत मांग लिए, डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में उठकर छोड़ के चले गए। उस तरह का वीडियो हमारे देश में बड़े बड़े पत्रकार शेयर कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी को डरा रहे हो यार, मतलब वो पहले ही इंटरव्यू नहीं देते, वो आगे और इंटरव्यू नहीं देंगे। और मैंने तो अपने ट्विटर पे आईडी पे टैग करके लिख दिया हुआ है कि सर जी इंटरव्यू करना चाहता हूं, लेकिन सवाल मेरे होंगे, कैमरा सेटअप भले ही मल्टी कैम आप लगा लीजिएगा, लेकिन सवाल मेरे होंगे और वो अनएडिटेड जाएगा। और अभी मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार और मीडिया की बात करते हैं, मोदी साहब के 12 साल के जश्न पर आज से भाजपा ने पत्रकारों को, संपादकों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। और डिजिटल को, फिर प्रिंट को, फिर इलेक्ट्रॉनिक को, आज से वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सारे फोटो वायरल किए जाएंगे। उस वायरल फोटो में क्या कुछ निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो हम आगे देखते हैं क्या कुछ निकलता है। लेकिन एक बात देखिए, जैसे शिवजी टीवी चैनल बताते हैं ना कि हम नंबर 1 रहे 7 बजे से लेकर 8 बजे के बुलेटिन, हम नंबर 1 रहे, और छोटा सा स्टार लगा के बताते हैं कि 9 से 10 में नंबर 1 रहे। जैसे कोई स्कीम आती है उसमें स्टार लगा दिया जाता है, टर्म एंड कंडीशन लागू। अब मोदी जी हमें बता रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का। और जोड़ा कैसे गया है कि जवाहरलाल नेहरू को 1952 के बाद से उनकी तारीख जोड़ी गई है। 47 से 52 तक कौन प्रधानमंत्री था, शायद वो उस चीज को भी मिटाना चाहते हैं। वो कह रहे कि निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ के नरेंद्र मोदी अब सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए। ये बिल्कुल उसी तरह की भाषा है, टीवी चैनल वाली भाषा की, वो टाइम के हिसाब से बताए। ये जो वो बता रहे हैं ना कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, तो अब उनकी इच्छा पूरी हो गई है, उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, इतिहास में दर्ज करवा लिया है। गोदी मीडिया ने छाप दिया है, टीवी चैनल स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ यूट्यूबर्स भी स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, और कुछ तथाकथित पत्रकार बनके जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं वो भी इसको लेकर अपने अपने चैनलों पे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। मोटे तौर पर मोदी जी की इच्छा पूरी हो गई है, विदाई की बेला आ गई है, विदाई की तैयारी एक तरह से वो कर भी रहे हैं। लेकिन अंतिम समय तक आदमी होता है ना, कुर्सी का मोह होता है, अंतिम समय तक कुर्सी से चिपके रहने की हर संभव कोशिश करता है। और अभी मैं पिछले 5-6 दिनों से लगातार हम लोग सीरीज चला रहे हैं शिवजी, बीजेपी में बड़ी खलबली है और बड़े वो त्रस्त है। एक दो लोगों का फोन भी आया कि अरे यार ये सब क्या चला रहे हो, कहाँ से आ रही है। मैंने कहा आपको लग रहा है गलत है कि सही है, तो कह रहे नहीं पूरा गलत है। तो मैंने कहा आप कह दीजिए गलत है, मैं वही चला दूंगा, पूरा का पूरा चला दूंगा, अनएडिटेड चलाऊंगा।
मैंने कहा आप में से बीजेपी का कोई भी नेता अगर आकर कुछ मुझे अपना वीडियो भेजने को तैयार है कि नहीं ये सब चीजें गलत है और ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मैंने कहा संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका वो पूरा वीडियो अनएडिटेड चलेगा। मैं अपने चैनल पे फिर से ऐलान कर रहा हूं कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो ऑफ द रिकॉर्ड काहे फोन करते हो भैया, ऑन द रिकॉर्ड अपनी बाइट भेज दो कि ये सब चीजें गलत है, हम अपनी स्टोरी में उसको भी चलाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन का संयोजक नरेंद्र मोदी साहब को बनाना पड़ेगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू बन जाते हैं या नीतीश कुमार दावेदारी जता देते हैं या एकनाथ शिंदे निकल कर आ जाते हैं तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए कोशिश बीजेपी के अंदर से बनाने की जा रही है ताकि कम से कम 6 महीने साल भर का समय काटा जा सके, क्योंकि टीएमसी को साथ लेने के बाद और एक दो और राजनीतिक दलों को तोड़ने के बाद ये 272 का आंकड़ा तो छू लेंगे, 272 के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। और एक और बड़ी खबर जो हम शायद मैं उस पर पता करने में लगा हूं शिव जी, वो भी बहुत जल्दी दूंगा कि करीब ये 30 के लगभग सांसदों का जुगाड़ और करने जा रहे हैं। कहां से करने जा रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्द बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल अगर और मेरे पास आ जाता है। चलिए चलिए, हम जल्द ही उस खबर पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से ये सवाल करेंगे कि आखिर आप क्यों नहीं ये समझ पा रहे हो कि सब जगह छीना झपटी मची है, राज्यसभा सांसदों की, लोकसभा सांसदों की, विधायकों की। आप कब समझेंगे, या फिर आप इससे सहमत हैं या असहमत, हमें जरूर लिख भेजें। संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।